कि अचानक से उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये गोली चलने की आवाज़ सईदा के कमरे से आई थी। सईदा के कमरे से गोली चलने की आवाज़ सुनकर किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सईदा खान की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। वो सईदा खान जिनकी ज़िंदगी की कहानी से ज़्यादा मशहूर है उनकी मौत की कहानी, नहीं, हत्या की कहानी। हत्या जो की थी खुद उनके अपने पति ने। सईदा खान के अपने पति ने ही क्यों उनके सीने में गोली दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सईदा खान का जन्म 24 अक्टूबर सन 1939 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ। सईदा एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। सईदा की अम्मी का नाम था अनवारी बेगम और सईदा के अब्बू का क्या नाम था इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। सईदा को बचपन से ही फिल्में बहुत पसंद थीं। फिल्में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कई बार सईदा फिल्में देखने के लिए अपने स्कूल का घंटा गोल कर दिया करती थी। इस वजह से कई बार सईदा को अपनी अम्मी अनवारी बेगम की डांट और मार का सामना करना पड़ता था। 10 साल की उम्र होते होते सईदा ने फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था, मगर कब और कैसे ये उन्हें नहीं मालूम था। 15-16 साल की उम्र में जब सईदा स्कूल में पढ़ती थी तो एक दिन उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में एक प्ले होना था। उस प्ले में सईदा भी एक रोल कर रही थी। उस एनुअल फंक्शन में उस प्ले को देखने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे उस ज़माने के मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर एच.एस. रॉयल, जो कि उन दिनों कलकत्ता अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। एच.एस. रॉयल ने वो प्ले देखा। प्ले उन्हें बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पर सईदा उन्हें बहुत पसंद आई। जब सईदा को मालूम चला कि चीफ गेस्ट के तौर पर जो आए हैं वो फिल्म डायरेक्टर हैं, तो प्ले खत्म होने के बाद सईदा एच.एस. रॉयल से मिलने पहुंची और एच.एस. रॉयल से उन्होंने एकदम बिंदास बेबाक तपाक से कह दिया कि मैं फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बना लीजिए। एच.एस. रॉयल ने मुस्कुराते हुए सईदा को 1 मिनट तक एकटक देखा। उसके बाद कहा, अच्छा, लेकिन यहाँ तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, इसके लिए तो तुम्हें बम्बई आना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम बम्बई आ जाना, जब तुम बम्बई आ जाओगी तब मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बना दूंगा। सईदा बहुत खुश हो गई। सईदा ने कहा, अच्छा, अगर मैं बम्बई आ जाऊंगी तो आप मुझे फिल्म में हीरोइन बना देंगे? एच.एस. रॉयल ने कहा, हाँ पक्का, मगर जब तुम बम्बई आ जाओगी तब। सईदा खुशी से उछल पड़ी। सईदा को लगा कि ये तो बहुत आसान है, बस यहाँ से मुझे बम्बई जाना है और मैं फिल्म में हीरोइन बन जाऊँगी, तब तो मैं बम्बई ज़रूर जाऊँगी। उन्होंने फ़ैसला कर लिया। सईदा ने अपना ये फ़ैसला अपनी अम्मी अनवारी बेगम को बताया। अनवारी बेगम सईदा के इस फैसले से बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनसे इतनी दूर इतने बड़े शहर में अकेले जाए। तो इसलिए पहले तो उन्होंने सईदा को वहाँ जाने से मना किया, मगर जब सईदा अपनी ज़िद पर अड़ी रहीं तो अनवारी बेगम ने फैसला किया कि ठीक है, मगर वो भी सईदा के साथ जाएंगी। सईदा अपनी अम्मी अनवारी बेगम के साथ कलकत्ता छोड़कर बम्बई पहुँची। बम्बई में एच.एस. रॉयल के ऑफिस का पता पूछते पूछते एच.एस. रॉयल के ऑफिस पहुँची। एच.एस. रॉयल सईदा को अपने ऑफिस में देखकर चौंक गए। सईदा ने एच.एस. रॉयल से कहा, आपने कहा था जब मैं बम्बई आ जाऊंगी तो आप मुझे फिल्म में हीरोइन बना देंगे। अब मैं बम्बई आ गई हूँ, अब आप मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बना दीजिए। रॉयल साहब बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था। उन्हें थोड़ी ना मालूम था कि सईदा सचमुच तुरंत ही बम्बई आ जाएंगी। इस वक्त तो वो सईदा को अपनी किसी फिल्म में हीरोइन नहीं बना सकते थे, मगर वो जानते थे कि सईदा उनके ही भरोसे पर अपना घर बार छोड़कर कलकत्ता से बम्बई आ गई हैं। अब उन्हें सईदा को निराश करना भी ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने सईदा से कहा कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन नहीं बना सकता। सईदा ऐसे उनका उदास होने लगी। रॉयल साहब ने फिर कहा, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो भी डायरेक्टर है, वो अपनी एक फ़िल्म पर काम कर रहा है और उस फिल्म के लिए उसे एक नई हीरोइन की तलाश है। मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बना दे। एच.एस. रॉयल ने अपने दोस्त और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर लेखराज भाकवी से बात की, जो कि उन दिनों अपनी आगामी फिल्म हनीमून पर काम कर रहे थे, जिस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें एक नई हीरोइन की तलाश थी। एच.एस. रॉयल की सिफारिश पर लेखराज भाकवी ने सईदा का ऑडिशन लिया। ऑडिशन में उन्हें सईदा पसंद आई। लेखराज भाकवी ने सईदा खान को अपनी अगली फिल्म हनीमून में
हीरोइन के तौर पे कास्ट कर लिया। हनीमून फिल्म में सईदा खान के अपोजिट उनके हीरो थे मनोज कुमार, जो भी उस वक्त इंडस्ट्री में न्यू कमर ही थे। सईदा अब खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। सईदा को लग रहा था कि आखिरकार वो फिल्मों में हीरोइन बन ही गई, मगर सईदा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि फिल्मों में हीरोइन बन जाना अलग होता है और फिल्मों में सफल हीरोइन बन जाना अलग होता है। इस बात का पता सईदा को तभी लगा जब हनीमून फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बहुत बुरी तरह से पिटी। मगर सईदा ने हार नहीं मानी। जल्दी ही उन्हें उनकी अगली फिल्म मिली, जिस फिल्म का नाम था अपना हाथ जगन्नाथ, जिस फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन सेगल, जिन्होंने सावन भादो जैसी क्लासिक बॉलीवुड फिल्म्स डायरेक्ट की। इस फिल्म में सईदा के प्रेमी का किरदार निभाया था किशोर कुमार ने। सईदा को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी। इस फिल्म की कहानी भी बहुत उम्दा थी, मगर ये फिल्म भी बुरी तरह से पिट गई, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के बाद सईदा को जल्दी ही उनकी अगली फिल्म मिली, जिस फिल्म का नाम था मॉडर्न गर्ल। हालांकि इस फिल्म में सईदा को हीरोइन का रोल नहीं मिला, उन्हें एक छोटा सा साइड रोल मिला। प्रदीप कुमार और माला सिन्हा अभिनीत ये फिल्म बहुत गजब की हिट हुई, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई, मगर इस फिल्म में सईदा को किसी ने नोटिस नहीं किया। अब सईदा धीरे धीरे निराश होने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि लगता है वो फिल्मों में हीरोइन नहीं बन सकती, इसीलिए वो सोचने लगी थी कि अब उन्हें कलकत्ता वापस जाना पड़ेगा। जब सईदा खान निराश होकर कलकत्ता वापस जाने की तैयारियां कर रही थीं, तभी उन्हें एक दिन एच.एस. रॉयल ने अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। सईदा उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस गई। ऑफिस में एच.एस. रॉयल ने सईदा को अपनी आगामी फिल्म कांच की गुड़िया में हीरोइन का रोल ऑफर किया। ये सईदा के लिए सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि एच.एस. रॉयल की फिल्म में काम करना उनका सपना था। उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कांच की गुड़िया में एक बार फिर उनके अपोजिट उनके हीरो थे मनोज कुमार। सईदा बहुत डर रही थी कि पता नहीं ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। सईदा ने तय कर लिया था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो वो वापस कलकत्ता चली जाएंगी, मगर इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और ये फिल्म सुपर हिट हुई, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। इस फिल्म की कामयाबी से सईदा ने कलकत्ता न जाने और बम्बई में रुकने का ही फैसला कर लिया। सईदा को उम्मीद थी कि अब उनके आगे पीछे दाएं बाएं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी उन्हें अपनी फिल्मों में हीरोइन के तौर पर साइन करने के लिए। मगर पता नहीं क्या हुआ कि कांच की गुड़िया फिल्म के बाद सईदा को फिल्मों में हीरोइन के रोल का ऑफर मिलना ही बंद हो गया, सिर्फ साइड रोल का ऑफर मिलने लगा। और 1967-68 आते आते तक तो हालात ऐसे हो गए कि सईदा को मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम ही मिलना बंद हो गया। हीरोइन के रोल का क्या, किसी भी रोल का ऑफर नहीं मिलता था। इसी वजह से अपना गुजारा करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए सईदा को बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान सईदा की मुलाकात हुई ब्रिज सदाना से। आप सोच रहे होंगे ये ब्रिज सदाना कौन है? ब्रिज सदाना 1950s और 1960s के उभरते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर थे, जिन्होंने विक्टोरिया नंबर 203, नाइट इन लंदन और ये रात फिर ना आएगी जैसी कुछ कमाल की सुपरहिट फिल्में बनाई थी। पहले इन दोनों की आंखें मिली, फिर दिल मिले, दोनों के बीच प्यार के फूल खिले और फिर सईदा और ब्रिज ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। मगर चूंकि इन दोनों के धर्म अलग थे, ब्रिज हिंदू थे और सईदा मुसलमान, इसी वजह से इन दोनों के ही परिवार के बड़े बुजुर्गों ने इस शादी पर अपनी घोर आपत्ति जताई और इस शादी को असंभव बताया। मगर ब्रिज और सईदा ने उनकी घोर आपत्तियों की तनिक भी चिंता नहीं की और इस असंभव शादी को संभव करके दिखाया, शादी करी। सन 1970 में ब्रिज और सईदा के पहले बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम सईदा ने रखा कमल। 1-2 साल के बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सईदा ने रखा नम्रता। उसके बाद सईदा अपने पति ब्रिज, अपने बेटे कमल और अपनी बेटी नम्रता के साथ अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी। सईदा के करीबी बताते हैं कि सईदा हमेशा कहा करती थी कि उनके पति ब्रिज बहुत ही लविंग और केयरिंग है, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत केयर भी करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। मगर फिर अचानक से सईदा की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। धीरे धीरे सईदा और उनके पति ब्रिज के रिश्ते खराब होने लगे और इस खराबी की वजह थे ब्रिज। दरअसल क्या हुआ था कि 1950s और 60s के उभरते हुए डायरेक्टर
ब्रिज सदाना को अर्ली 70s के बाद काम मिलना कम होने लगा था और एक वक्त ऐसा आ गया जब उन्हें काम मिलना बंद ही हो गया। इस वजह से ब्रिज बहुत स्ट्रेस में रहने लगे, बहुत तनाव में रहने लगे। इस तनाव को मिटाने के लिए, गम को भुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। खूब शराब पीने लगी, एकदम शराबी हो गई और सईदा को अपने पति ब्रिज का इतना ज़्यादा शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से वो ब्रिज को शराब पीने से मना करती थी। इसी वजह से ब्रिज और सईदा में झगड़े शुरू हो गए। पहले ये झगड़े केवल शराब को लेकर होते थे, मगर इन झगड़ों ने खतरनाक रूप तब धारण कर लिया जब ब्रिज ने सईदा को अपनी नाकामयाबी का जिम्मेवार बताना शुरू कर दिया। ब्रिज ने सईदा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जब से उन्होंने सईदा से शादी कर ली है उनका कैरियर तबाह हो गया, क्योंकि सईदा उनकी ज़िंदगी में बदकिस्मती लेकर आ गई। धीरे धीरे ब्रिज और सईदा के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और इन झगड़ों से सईदा और ब्रिज के बेटे कमल और बेटी नम्रता भी बहुत परेशान होने लगे। एक बार की बात है, ब्रिज और सईदा के बीच कोई झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में बात इतनी बढ़ गई कि ब्रिज सईदा के साथ हाथापाई पर उतरने लगे। मारपीट से बचने के लिए सईदा अपने बेटे कमल और अपनी बेटी नम्रता के साथ ब्रिज के घर से निकलकर अपने अपार्टमेंट में चली गई। पीछे पीछे ब्रिज भी शराब के नशे में धुत होकर उनके अपार्टमेंट पहुंच गए। जब उनके अपार्टमेंट के वॉचमैन ने ब्रिज का अंदर घुसने पर विरोध किया तो उन्होंने वॉचमैन के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। गाली गलौज और लड़ाई झगड़े के बीच उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और उस पिस्तौल से हवाई फायर किया, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने ज़बरदस्ती ब्रिज को पकड़ लिया, उनकी बंदूक छीन ली, मगर ब्रिज की इस हरकत से सईदा बहुत डर गई। सईदा को ये डर सताने लगा कि ब्रिज कभी इस तरह से नशे में धुत होकर पागलपने में उन्हें या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सईदा ने अपनी इस चिंता को जाहिर किया अपनी दोस्त और मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस के साथ। नरगिस उन दिनों कांग्रेस पार्टी की मशहूर नेता हुआ करती थी, बड़ा रकबा हुआ करता था उनका। नरगिस ने अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके पुलिस के जरिए ब्रिज की लाइसेंसी पिस्तौल को जब्त करवा लिया, मगर अपनी लाइसेंसी बंदूक को वापस पाने के लिए ब्रिज ने बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अदालत में लिखित में यह बयान दिया कि चूंकि वो पंजाब के रहने वाले हैं, इस वजह से पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों की उन्हें बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें अपनी लाइसेंसी बंदूक वापस चाहिए। अदालत ने उनकी इस दलील पर उन्हें उनकी लाइसेंसी बंदूक वापस कर दी, मगर जज साहब को नहीं मालूम था कि जो बंदूक वो ब्रिज को दे रहे हैं वो बंदूक ब्रिज की लाइसेंसी पिस्तौल नहीं, सईदा की मौत का सामान है। इस घटना के कुछ दिनों बाद सईदा अपने बेटे कमल और अपनी बेटी नम्रता के साथ वापस से ब्रिज के घर में आ गई। कुछ भी नहीं बदला, इनके रिश्ते अभी भी वैसे ही थे और इनके झगड़े अभी भी वैसे ही थे। 20 अक्टूबर सन 1990 का वो दिन, इस दिन सईदा के बेटे कमल का बर्थडे था, 20वां बर्थडे। सईदा बहुत खुश थी, मगर सईदा को मालूम नहीं था कि ये उनकी आखिरी सुबह थी और ये उनकी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने उनके बेटे का आखिरी जन्मदिन होने वाला था। उस दिन सुबह सुबह ही सईदा और ब्रिज में झगड़ा शुरू हो गया। सईदा के बेटे कमल अपने बर्थडे के दिन अपना मूड नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए पार्टी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। आधी रात के वक्त तकरीबन वो लौट कर आए तो उनकी बहन नम्रता ने उन्हें बताया कि सईदा और ब्रिज का झगड़ा अभी भी चालू है। कमल ने नम्रता से पूछा, माँ कहाँ है? नम्रता ने बताया, अपने कमरे में डैड के साथ। जब कमल और नम्रता ब्रिज और सईदा के बीच होने वाले इस झगड़े पर बात कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये गोली चलने की आवाज़ सईदा के कमरे से आई थी। सईदा के कमरे से गोली चलने की आवाज़ सुनकर कमल और नम्रता सईदा के कमरे की ओर भागी। आगे आगे नम्रता, पीछे पीछे कमल। नम्रता जल्दी जल्दी दौड़कर कमल से पहले सईदा के कमरे तक पहुंच गई और सईदा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर घुसी। कमल अभी गेट पर पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें एक और गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। कमल ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे का दृश्य देखकर बहुत चक्के रह गए। कमरे का दृश्य देखकर उन्हें चक्कर आने लगा, ऐसा झटके वाला दृश्य था। उन्होंने देखा कि उनके डैड ब्रिज अपने हाथ में अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर खड़े हुए हैं और सामने फर्श पर उनकी माँ सईदा खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। दरअसल ब्रिज ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से खुद
अपनी ही पत्नी के सीने में एक गोली दाग दी थी। कमल ने देखा कि सईदा के बगल में ही उनकी बहन नम्रता भी खून से लथपथ जमीन पर गिरी पड़ी हैं। दरअसल जैसे ही नम्रता ने कमरे का गेट खोला, नम्रता को देखकर ब्रिज ने नम्रता के सीने में भी एक गोली दाग दी, इसीलिए नम्रता भी खून से लथपथ वहीं पड़ी थी। अचानक से तब तक कमल के दोस्त भी वहाँ पहुँचे। जब तक कमल और उनके दोस्त कुछ समझ पाते कि क्या करें क्या ना करें, तब तक ब्रिज ने कमल पर भी गोली दाग दी। गोली कमल को लगी तो नहीं, मगर उनके गले को छूती हुई निकली। इससे कमल बेहोश होकर गिर पड़ी। कमल के दोस्तों ने किसी तरीके से ब्रिज को पकड़ा और जल्दी जल्दी कमल, नम्रता और सईदा की बॉडी को खींच खींच कर कमरे से बाहर ले गए। और फिर कमल के दोस्तों ने ब्रिज को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया और जल्दी से इन सबको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब कमल को होश आया तो उन्हें मालूम चला कि उनकी माँ सईदा और उनकी बहन नम्रता अब इस दुनिया में नहीं रही। कमल जब पुलिस लेकर अपने घर वापस आए अपने डैड ब्रिज को पकड़वाने के लिए, कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मारने के बाद ब्रिज ने खुद अपने आप को भी गोली मार ली थी। इसी वजह से ब्रिज की वहीं मौके पर मौत हो गई थी और ब्रिज भी खून से लथपथ वहीं ज़मीन पर गिरे पड़े थे।